आर्गन का कितना होता है भाई? 18 होता है ना। अगर भाई 24 इलेक्ट्रॉन है तो 6 निकल के बचेंगे कितने? 18 ही तो बचेगा। इलेक्ट्रॉन निकलने का मतलब प्लस आना, पहले ही चैप्टर में बताया था। तो 6 निकल के तो बचेगा कितना? थक गए हो गया आप लोग? चाय पानी मंगवाई जाए आपके लिए? हाँ हाँ ना तो बोलो, चाय पानी मंगवाया जाए आपके लिए? कॉफ़ी चाहिए आपको? थोड़ा स्टैंडर्ड चाहिए आपको। क्लियर हो यहाँ तक भाई? क्वेश्चन लिखिए आप फिर फटाफट। अरेंज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, arrange the increasing order of magnetic moment of electron, magnetic moment of electron। अच्छा एक चीज़ और बताना, जिसमें बेटा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो कैसा होता है? कलरफुल होता है। और जिसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होते हैं वो क्या होता है? कलरलेस होता है। अभी इसको नोट पॉइंट में मैं लिखा देता हूँ। अच्छा इधर देखिए आप, मैग्नेटिक मोमेंट का इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना फर्स्ट सेकंड फोर में। मैग्नेटिक मोमेंट का क्या मतलब हुआ भाई? जिसका मैग्नेटिक मोमेंट ज़्यादा होगा। मैग्नेटिक मोमेंट किसका ज़्यादा होगा? जिसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे। कैलकुलेट नहीं करना है आपको, ठीक है? कैलकुलेट नहीं कि अभी कैलकुलेट करने लगे √NN+2 और हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बतानी है। हमें एग्जैक्ट वैल्यू, हमें तो ऑर्डर बताना है ना भाई। हमें तो क्या बताना है? तो आप वहाँ पे मजदूरी नहीं करनी है। जब मजदूरी तब करनी है जब एग्जैक्ट वैल्यू आपसे पूछा जाए, ठीक है? तो हमें क्या बताना है? ऑर्डर बताना। ऑर्डर भाई किसका मैग्नेटिक मोमेंट ज़्यादा होगा? जिसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे। तो बस आप नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देख लो किस में ज़्यादा है, उसके अकॉर्डिंग बता दो। ये क्वेश्चन फर्स्ट हुआ। क्वेश्चन सेकंड की अगर मैं बात करूँ, मैं बता रहा हूँ आपको एकदम बिल्कुल, जो 3D सीरीज मैंने बताई ना, स्कैंडियम से लेकर क्या बोलते हैं जिंक तक, ठीक है? वो उसको आपको एकदम दिमाग में होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जितना ज़्यादा आपके दिमाग में होगा उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि उसका यूज़ हर जगह होने वाला है, ठीक है? क्लियर है? उसका यूज़ आपको इतना ज़्यादा आप यूज़ को देखोगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, बिना उसके कहीं भी काम ही नहीं चलेगा। करो फिर, बैठे क्यों आप लोग? इन्विटेशन का वेट कर रहे हो क्या? मैं फिर से बता रहा हूँ, एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है क्या आपने को? एग्जैक्ट वैल्यू हमें निकालनी नहीं, हमें तो बस ये पता करना है कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड, क्योंकि जिसके नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा होंगे मैग्नेटिक मोमेंट उसका मैं देखना चाहता हूँ बस आप लोग कैसे कर रहे हो, फिर मैं बताता हूँ अपने तरीके से। करो आप लोग। चारों में बताना है ना, चारों का ऑर्डर बताना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। 4 ऑप्शन है वहाँ पे।
ऑर्डर पूछा है, ज़्यादा किसका नहीं पूछा, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है ना। क्वेश्चन नहीं समझ पा रहे हो क्या आप? टोपी वाले भाई साहब कर रहे हो आप? समझ में नहीं आ रहा है आपको? हाँ आ रहा है सर। आ रहा है। क्वेश्चन वगैरह का डीपीपी वगैरह कर रहे हो? यस सर। कहाँ पे किए बताओ? कॉपी लाइन है? आज थोड़ी मैथ से। नहीं, उससे पहले वाले के लिए 3-4 हाँ किया। दिखाओ इसमें थोड़ी किया है। कहाँ पे किया है उसी वाली कॉपी तो दिखाओ। लाए नहीं तो कल करेंगे, कल लाएंगे। खतरनाक हो बिल्कुल आप। स्टार्ट तो करो कम से कम आप। हाँ बताओ बेटा। हाँ हाँ क्या हुआ? हाँ हाँ वहाँ पे कुछ नहीं, जब वहाँ पे इलेक्ट्रॉन ही नहीं तो वैकेंट ऑर्बिटल है ना। जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं तो उसमें मतलब ही क्या उसका? आया किसी से? आया किसी से? हाँ भाई नहीं आया है? देखो इधर देखो भाई, क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। आप यहाँ पे जब पहले आप बिगनर हो तो पहले आपको ऐसे करना पड़ेगा। क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? आर्गन 3d5 और 4s1, यही तो होता है ना, क्रोमियम होता है। एक इलेक्ट्रॉन आपको निकालना है बेटा, एक इलेक्ट्रॉन निकालना है तो ये क्या हो जाएगा? ये गायब हो जाएगा। तो कितने अनपेयर्ड है बेटा? डी ये हाफ फील्ड लेना तो पाँचों कैसे होंगे? अनपेयर्ड होंगे। तो एन की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 5 है। Cr+2 भाई अब तक एक इलेक्ट्रॉन निकाला, एक इलेक्ट्रॉन और निकाल दो, कितने बचे? तो आप कितना बचा यहाँ पे? Fe+3। Fe+3 का कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है? 3d5 होता है और क्या होता है? 4s2 होता है। यही तो होता है Fe+2 का। समझ पा रहे हो क्या? हाँ 3d6 होता है ना, 2 और 14 2, हाँ ठीक है, क्लियर है। 3d6 होता है। अभी कितने इलेक्ट्रॉन निकालने हैं बेटा? 2, तो दोनों तो यहीं से निकल जाएंगे ना। तो कितना 3d6 में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे? 4। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे? 4। अच्छा Fe+3 एक इलेक्ट्रॉन और निकालना है। एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा? 3d6 से निकलेगा। तो कितना बचा? 5। जिसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए? समझ पा रहे हो? अब भाई अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन दोनों में सेम है तो सबसे पहले बताओ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिसमें जितना ज़्यादा होगा उसका मैग्नेटिक मोमेंट, क्यों? क्योंकि √n+2 बोर मैग्नेट्रॉन होता है भाई। यही तो फॉर्मूला होता है। आप बोलते हो √n+2 Bm, यही बोलते हो आप। जिसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा होंगे उसमें क्या हो? मैग्नेटिक मोमेंट। अब इसमें सबसे ज़्यादा किसमें है? सबसे ज़्यादा 5 है और 2 चीज़ों में, फोर्थ और फर्स्ट और फोर्थ में दोनों में क्या है? तो फर्स्ट और फोर्थ का मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा? बराबर होगा। और ये ज़्यादा होगा किससे? थर्ड और फोर्थ में भी 4 है, इन दोनों का इक्वल होगा। थर्ड एंड सेकंड, यही तो ऑर्डर होगा। बोलो यही तो ऑर्डर होगा। इसका ऑर्डर अब क्वेश्चन में क्या होगा? ऐसे ऑर्डर बना के 4 और 3 और ऑप्शन दे देगा। समझ पा रहे हो आप? अच्छा मुझे बताओ, अगर आपकी जब प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो आपको कैसे करोगे? क्रोमियम का आप ऐसे डालोगे 3d5 और कितना होता है? 4s1 होता है। कितना होता है? दिमाग में कैसे करना है? 3d5 और कितना होता है? 4। एक निकालो तो कितना बचा? 5। तो डायरेक्ट आपने 5 लिखा। Cr+2 एक निकल चुका, 3d5 बचा, एक इलेक्ट्रॉन और निकाला तो कितना बचा? 4। समझ पा रहे हो? ऐसे करना है। Fe+2 का कितना होता है? 3d6 4s2, कितने निकालने हैं? 2 निकालने। 4s2 से 2 निकाल दिया, कितना बचा? 4 बचा, डायरेक्ट 4 लिखा। क्लियर है? Fe+3 का कितना होता है? 2 8 14 2, 3d6 एंड कितना होता है? 4s2। कितने निकालने हैं? 3 निकालने हैं। 2 कहाँ से निकालोगे? S से निकालोगे। 1 कहाँ से निकालोगे? D से निकालोगे। कितना बचा? 3d5 लिख दिया डायरेक्ट। इस तरह से प्रैक्टिस होनी चाहिए आपको।
पेन उठाने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए ऐसे क्वेश्चन में। और बहुत क्या होते हैं, मजदूरी करने लगते हैं, बिल्कुल पर एग्जैक्ट वैल्यू निकालेंगे। n+2 5 √35, उसको भी अंडर रूट, क्या ज़रूरत है, कोई ज़रूरत ही नहीं, हमें तो ऑर्डर बताना है ना, हमें तो एग्जैक्ट वैल्यू थोड़ी पूछी है। जब आपसे पूछता है Fe+2 का मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा तब आप बताते ना। समझ पा रहे हो क्या आप? इसका बताओ फटाफट। समझ पा रहे हो आप कैसे हो रहा है? हाँ आ रहा है, हो गया। वैनेडियम +2, ये भी तो बराबर आएगा, इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन 3 कहाँ से आ जाएगा? नहीं, इसमें कैसे बराबर कर दिया तुमने? स्कैंडियम का कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 होंगे ना स्कैंडियम में। सर एक ही निकलेगा तो भाई 4s1 से कितने बच गए? 2 बच गए। इसको भी काहे नहीं गिनोगे? तो हमें टोटल अनपेड इलेक्ट्रॉन बताने ना, इसीलिए तो दिया है क्वेश्चन कि आपको वहाँ पे गलती हो सकती है। पीछे वाले ये तो कब करोगे? बैठे क्यों फिर? हो गया। ऑर्डर क्या आया सेकंड का? फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में बताओ, ऐसे बताओ। फर्स्ट सेकंड थर्ड, सबसे ज़्यादा किसका होगा? फोर्थ का होगा ना, यही तो बोल रहे हो आप। इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो इस बात का पेपर में बहुत ध्यान देना कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूछा है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में पूछा, असेंडिंग ऑर्डर में पूछा है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछा है। यहीं पे सबसे ज़्यादा गलती होती है, ठीक है। आंसर तो आप निकाल देते हो, बस इंक्रीजिंग जगह आप क्या कर देते हो? डिक्रीजिंग कर देते हो। तो पेपर में बहुत सारी गलतियाँ यहीं पे हो जाती है कि आप यही नहीं बता पाते हो कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में है कि डिक्रीजिंग। हमने क्या क्वेश्चन में बोला? इंक्रीजिंग ऑर्डर बोला ना। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब पहले सबसे कम वाला रहेगा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर सबसे ज़्यादा। ये बताओ Fe+3 में कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन? 5। कितना होता है? 3d6 होता है, 4s2 होता है। 3 इलेक्ट्रॉन निकालने, 2 कहाँ से निकालोगे? S से निकालोगे, कहाँ से निकालोगे? D से निकालोगे, तो कितने बचे यहाँ पे? कोबाल्ट का कितना होता है? 27 होता है ना, तो कितना होगा यहाँ पे? 3d7 और 4s2 बनता है। 3d7 और 4s2, कितने इलेक्ट्रॉन निकालने हैं? 2, तो 2 निकालोगे, कौन सा बचेगा? 3d7 बचेगा। 7 में कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन? 3 इलेक्ट्रॉन, तो 3 यहाँ पे लिख दिया। Ni+2 कितना होगा? 3d8 और 4s2। समझ पा रहे हो क्या? 4s2, आवाज़ कहाँ से आ रही है इतनी? कितने इलेक्ट्रॉन निकालने हैं? तो कितने बचेंगे? 3d8, 8 में कितने अनपेड बचेंगे? 2 बचेंगे। Cu+1 एक भी नहीं, तो सबसे कम मैग्नेटिक मोमेंट किसका है? फोर्थ का, फिर उसके बाद थर्ड का, फिर उसके बाद सेकंड, फिर उसके बाद इसमें बताओ। फर्स्ट का सबसे कम है, फिर उसके बाद थर्ड, फिर सेकंड का सबसे ज़्यादा। क्या है आपका? थर्ड फर्स्ट और सही है, थर्ड फर्स्ट और सेकंड। ये बताओ स्कैंडियम का कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है? 3d1 और 4s2। 3d1 और इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा? 4s2 से निकलेगा, तो 4s1 बचेगा। D में भी एक अनपेड इलेक्ट्रॉन और S में भी एक अनपेड इलेक्ट्रॉन, कितने बचे टोटल? 2। ये वाला समझ में आया क्या? सिर्फ D वाले को ही नहीं, कि जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन हमें टोटल काउंट करना है। ये नहीं कि सिर्फ आप D वाले को ही काउंट करोगे, हमारे पास जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन टोटल को काउंट करना है। समझ पा रहे हो आप? ये समझ में आया? 2 कैसे आया? वैनेडियम का कितना होता है? वैनेडियम का कितना होता है? 3d3 और 4s2, कितना निकालना है? तो 3d3 बचा, कितने अनपेड बचे? 3। टाइटेनियम कितना होता है? 3d2 और 4, कितने निकालने हैं हमारे? 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो कितने बचेंगे? 1 बचेगा। तो सबसे ज़्यादा किसका है? सबसे कम किसका है? थर्ड का, फिर उसके बाद
क्लियर है? क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत? क्वेश्चन लिखो नेक्स्ट। विच सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज नॉट पॉसिबल? क्वेश्चन देख लेता हूँ मैं। विच सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज नॉट पॉसिबल? विच सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज नॉट पॉसिबल? क्वेश्चन देख लें तो मुझे एक सेकंड रुक जाओ। करो भाई फटाफट। करो फटाफट। ये बताना है कौन कौन से पॉसिबल है, कौन कौन से नहीं पॉसिबल है। जो पॉसिबल उसके आगे राइट टिक कर देना, जो पॉसिबल नहीं उसके आगे रॉन्ग टिक कर देना। और इसके एक क्वेश्चन और इसमें और बढ़ा देना। एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। सेकंड क्वेश्चन इसमें और लिख लेना, अरेंज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ गिवन ऑप्शन। अरेंज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ गिवन ऑप्शन। पहले तो ये बताना कौन कौन से करेक्ट, कौन कौन से पॉसिबल है, कौन कौन से पॉसिबल। दूसरा और क्या अरेंज करना है हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में, जो जो पॉसिबल है उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें अरेंज करना है। ठीक है, ऑप्शन लिख लिया आप लोगों ने? ऑप्शन लिख लिया भाई? पहला ऑप्शन पॉसिबल है क्या? क्यों नहीं पॉसिबल है? एन की जीरो कभी, एन की वैल्यू कभी जीरो, तो ये बात हमें करनी नहीं। फिर आगे इसको क्या कर देंगे, कट कर देंगे। सेकंड वाला पॉसिबल है क्या? क्योंकि एन की वैल्यू 1 है, हो सकती है। एल जीरो हो सकता है क्योंकि ये 1 के लिए जीरो हो सकता है। -1 2 क्या होता है, 0 to -1। समझ पा रहे हो क्या? एम जीरो हो सकता है, एस हो सकता है, ये पॉसिबल है। ये बताओ क्या एन की वैल्यू कभी एल के इक्वल हो सकती है क्या? यहाँ पे एन भी 1 है, एल भी इक्वल है, तो ये पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है। ये बताओ ये पॉसिबल है क्या? एन 2 हो सकता है। एल अगर 2 के लिए एल की वैल्यू क्या होगी, 0 to -1, तो 0 और 1 यानी कि 1 पॉसिबल है। एम भी 0 भी पॉसिबल है और एस -1/2 भी। ये क्योंकि n की वैल्यू l के इक्वल, अगर n 3 है तो l 3, तो क्या क्या हो सकता है, या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा। तो आगे बात ही नहीं करनी है फिर। ये बताओ पॉसिबल है, क्यों? क्योंकि n 3 l की वैल्यू पॉसिबल, 0 to n-1 0 1 2 पॉसिबल हो सकती है। तो ये अभी जो पॉसिबल है उनमें इनका एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा? एनर्जी किस पे डिपेंड करती है बेटा?
n प्लस एल पे। डी वाला पॉसिबल इसकी एनर्जी कितनी है 1 + 0। डी वाला पॉसिबल है इसकी एनर्जी कितनी है 2 + 1 3। ये वाली इसकी एनर्जी कितनी है, तो किसकी एनर्जी सबसे कम है, बी की। फिर उसके बाद ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। समझ पा रहे हो आप, क्या आ रहा है समझ में, कोई दिक्कत? एक नोट पॉइंट लिख लो फिर। लास्ट पॉइंट है atom which has unpaired electron is colorful and which has 0 unpaired electron, या जिसपे के पास कोई unpaired electron ना हो, which has 0 unpaired electron is colorless। चैप्टर ख़त्म हो गया है आपका। किसी को कहीं भी कोई दिक्कत हो पूछ सकता है। हाँ, dz²। क्या से बनाया आपने, बना कैसे बनाए हो? ये क्या है, समझता। ऐसा क्यों होता है? किसने बना लिया है, किसने बनाया है? बनाया आपसे? कल से मैं किसी से बना है? हाँ, किसी से नहीं बना के नहीं लाए हो? आप लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या है ना, बनना तो आपके ख्वाब बहुत बड़े बड़े होते हैं, बनना डॉक्टर है, लेकिन मेहनत आप उसके अकॉर्डिंग करना नहीं चाहते हो। हाँ, बनाया है, कैसे बनाया? एक्स और वाई कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे तो dz² है ना, dz² है ना, तो एक्स और वाई के शेप के अलॉन्ग एक्स और वाई की बात ही नहीं है। आप खुद बताओ, रिंग फॉर्म होगा एक्स और वाई के अलॉन्ग ना, तो वो रिंग क्यों फॉर्म होती है? क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा है। कैसे आप बोल सकते हो? dz² है तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी वहाँ पे कैसे आ जाएगी? अब बोलो। रिंग तो आपने सही बताया है, रिंग फॉर्म होती है। रिंग का फॉर्मेशन क्यों होता है? बिल्कुल सही, आपने सही आंसर तो दिया है। नॉन नोडल प्लेन होते हैं। नॉन नोडल प्लेन, एक्स वाई कैसे प्लेन बोल सकते हो? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कैसे प्लेन बोल सकते हो आप? सर एक्सिस के अराउंड जो है वो। चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया आपसे, कम से कम ट्राई तो किया आपने, तो आपका ये बताता है कि आप डॉक्टर बन सकते हो। आगे ये नालायक है, ये कुछ नहीं कर पाएंगे, ये जानवरों के भी डॉक्टर नहीं बन पाएंगे ये, ठीक है। ये क्या है, आपके ख्वाब बहुत बड़े बड़े होते हैं, करना तो ये है, करना तो वो है, अपना हॉस्पिटल खोलेंगे अपना, मेहनत नहीं करते हो आप, लेकिन ठीक है, विदाउट मेहनत के कुछ मिलने जाने वाला नहीं है, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी आपके ऊपर 18 लाख लड़के मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, उसमें सेलेक्ट कितने होने हैं? 40 से 50 हज़ार। क्या बोला आपने? अच्छा, उसको यही है ना dz², बोलो, यही बनाना ना अपने को। क्लियर है? आप इसको क्या मान लो बेटा, जेड एक्सिस मान लो, तो ये क्या बन जाएगा, ये बाकी एक्स बचेगा, ये क्या बन जाएगा, वाई बचेगा। क्लियर है? dz² बनना है, एक लोग तो ऐसे बन जाएगा जेड एक्सिस के लॉन्ग, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप एक्स वाई बनाते हो तो क्या बनाते हो, एक्स एक्स, और ये क्या बन जाएगी, यहाँ पे एक रिंग बनती है इसी के लॉन्ग ऐसे, ठीक है। ये मान लो एक्सिस है, जेड एक्सिस है,
ठीक है। ये क्या है यहाँ पे, ओरिजिन पॉइंट है, ये ओरिजिन पॉइंट है। अगर ये मान लो यहाँ पे ये ओरिजिन पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है। ये कौन सा एक्सिस है, जेड एक्सिस। ये कौन सा एक्सिस है, और ये कैसे एक्सिस है, वाई एक्सिस। तो जेड पे क्या बन गया, एक लोब बन गया, और इसी ओरिजिन पॉइंट के अलावा क्या बनेगी, एक रिंग बनेगी। रिंग बनेगी, रिंग क्यों बनेगी मैं ये बताता हूँ पहले, ठीक है। पहले तो ये मान लो शेप कैसा बनेगा एक यहाँ पे, अब पूरा रिंग तो बना नहीं सकते, तो रिंग कैसे बनेगी एक। अच्छा ये बताओ, रिंग 2D होती है कि 3D होती है। यार 2D और 3D में क्या डिफरेंस होता है। जिसका D हो 2 होता है, जिसका 2D होता है 2D होता है, जिसका 3D होता है 3D होता है। उसको प्लेन नहीं बना सकते, जैसे प्लेन नहीं बना सकते, 3D और जैसे प्लेन को बना सकते। हाँ क्या बोला, बेसिक डिफरेंस बताओ। 3D को हाँ बिल्कुल सही है, 3D को प्लेन पेपर पे आप नहीं बना सकते हो, 2D को प्लेन पेपर और कुछ अपने अंदर के जो कुछ भी निकालो बाहर, जो कुछ भी सीख रखा है। बिल्कुल बेसिक से बात है। 2D का सिर्फ कोई वॉल्यूम नहीं होता है, 2D चीज़ का कोई भी वॉल्यूम नहीं होता। 2D का सिर्फ क्या होता है, एरिया होता है, सरफेस एरिया होता है, जबकि 3D का सरफेस एरिया के साथ साथ क्या होता है, वॉल्यूम भी होता है, ठीक है। तो जैसे आप क्या बोलते हो, आप कभी मेले वगैरह में जाते हो, जो रिंग फेंकते थे आप, जो रिंग फेंकते थे वो क्या होती थी, 2D तो होती थी, क्योंकि उसका सिर्फ क्या क्या है, एरिया। ये तो वॉल्यूम है क्या उसका कुछ। अगर मैं डिस्क की बात करूँ, आप जब वो पढ़ोगे क्या बोलते हैं ये यार, कौन सा चैप्टर है फिजिक्स में, रोटेशनल मोशन, तो आप वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे बहुत क्वेश्चन परेशान करता है। एक तो रिंग का पूछता है, एक डिस्क का पूछता है। रिंग का होता है तो रिंग 2D होती है, और डिस्क कैसी होती है, 3D होती है डिस्क, ठीक है। ये बताओ, तो यहाँ पर रिंग ऐसे बना सकते हैं क्या, ठीक है। समझ पा रहे हो ये बात समझ में आ रही है क्या। अच्छा डी, एक चीज़ बताओ, अगर मैं बोलूँ आपसे dz² और x², इसका शेप कैसा होगा। कल आपने dx² y² का बनाया था ना, बोलो, तो कैसा बनाया था, x एक्सिस और y एक्सिस के अलॉन्ग, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या। अगर मैं बोल दूं आपको या मान लो dz² और y², तो एक तो z एक्सिस पे बन जाएगा और क्या हो जाएगा, y एक्सिस पे बन जाएगा। क्लियर है। अभी देखो, अगर मैं इसकी बात करूं, बहुत ध्यान समझना, ये z हो गया और क्या हो गया, ये x एक्सिस हो गया, तो ये ऐसे बनेगा। और ये यहाँ तक कोई दिक्कत, बोलो, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है। dz² और y² का कैसे बनेगा बेटा, या y एक्सिस इधर मान लो, अगर ये ऐसे बनेगा। क्लियर है। अगर इन दोनों को मिक्स करोगे बेटा, ये x² y² माइनस, यहाँ पे कि माइनस का है, नेगेटिव साइन है क्या, नहीं, ये वेव कन्वेंशन है। वेव कन्वेंशन का मतलब वेव का नेगेटिव पार्ट किस एक्सिस पे है, x एक्सिस पे है, और वेव का नेगेटिव पार्ट यहाँ पे किस एक्सिस पे है, y एक्सिस पे है। एक चीज़ बताओ, z तो हमेशा कहाँ पे बेटा, पॉजिटिव, तो ये वाला तो बना दिया, ये वाला तो बना दिया, बोलो। और नेगेटिव पार्ट जो हो रहा है कहाँ, अब अगर इन दोनों को ऐड कर दें बेटा, इन दोनों को ऐड कर दें अगर, तो जो नेगेटिव वेव का कन्वेंशन आ रहा है किस प्लेन में आ जाएगा, एक्स वाई प्लेन में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो यही तो रिंग बनाते हैं तभी ये पूरा एक्स वाई प्लेन में। समझ पा रहे हो, कहाँ बनाते हैं, एक्स वाई। क्यों, क्योंकि जेड तो, अगर जेड की बात करें बेटा, जेड तो हमेशा पॉजिटिव पे है। पॉजिटिव लोड कहाँ पे, पॉजिटिव लोब जो है, ये वेव का जो पॉजिटिव लोब है कहाँ पे है, जेड पे है। लेकिन अब जो नेगेटिव लोब है, अगर दोनों को ऐड कर देंगे तो बेटा कहाँ पे आ जाएगा, एक्स वाई पे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बोलो, एक्स वाई पे आ जाएगा कि नहीं। तो प्लेन जो ये रिंग बनेगी किस प्लेन में बनेगी बेटा, एक्स वाई प्लेन में बनेगी कि नहीं बनेगी। समझ पा रहे हो, इसलिए अपन क्या बनाते हैं, एक रिंग बनाते हैं। क्लियर है, ये इसका एग्जैक्ट वो एक्सप्लेनेशन है क्यों बनती है एक्स वाई में रिंग। ठीक है, समझ पाए कि नहीं, बना लो फटाफट। हाँ अच्छा, एक चीज़ बताओ, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का क्या मतलब हुआ। जो वेव का पॉजिटिव है किस पे है,
इलेक्ट्रॉन का, अगर इलेक्ट्रॉन की वेव की बात करें बेटा, इलेक्ट्रॉन वेव की बात करें, ये पॉजिटिव होगा, ये मैंने कल भी बताया था, ये नेगेटिव साइन नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ क्या रिप्रेजेंट करता है, वेव का कन्वेंशन रिप्रेजेंट करता है, साइन कन्वेंशन वेव का होता है। तो यानी कि आप बताओगे डी जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर लिखा है, तो वेव का पॉजिटिव किस एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे, वेव का नेगेटिव किस एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे। अगर मैं डी जेड स्क्वायर वाई स्क्वायर लिखूँ तो वेव का पॉजिटिव किस एक्सिस पे है, डी जेड स्क्वायर वाई स्क्वायर में अगर बात करूँ तो वेव का पॉजिटिव किस एक्सिस पे है, जेड पे, जेड एक्सिस पे है, और वेव का नेगेटिव किस एक्सिस पे है। अगर इन दोनों को ऐड कर दो बेटा, पॉजिटिव तो किस पे रहेगा, एक्स एक्सिस पे रहेगा, लेकिन नेगेटिव का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया ना, एक्स और वाई दोनों पे आ गया ना। अगर एक्स और वाई दोनों पे आ गया, क्या कर दोगे, वहाँ पे एक रिंग बना दोगे एक्स वाई प्लेन में। तो यानी कि एक्स वाई प्लेन रिंग क्या बता रही है, रिंग ये बता रही है कि जो नेगेटिव है वेव का नेगेटिव पार्ट है वो किस प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में। इसलिए आप रिंग कहाँ पे बनाते हो, एक्स वाई प्लेन में बनाते हो। समझ पा रहे हो क्या ये बात, क्लियर हुआ ये बात। और वैसे भी ये एडवांस में एक बार पूछा गया था, ऐसे रिप्रेजेंट किया था बिल्कुल पूरा। यहाँ तक क्लियर हुआ, यहाँ तक कोई दिक्कत, किसी को कोई प्रॉब्लम। डीपीपी डिस्कस कर लें, जो 4th 5th है। हाँ करके आए हो, हाँ ठीक है, लाओ बेटा रिव्यू लाओ। जब कोई क्वेश्चन छूट तो जो नए लोग उनको समझ में तो आ रहा है, आप लोगों को समझ में तो आ रहा है। आप भी 20 से आए थे, 20 वाले चैप्टर से आपको समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत, हाँ थोड़ा बहुत आ रहा है कि पूरा आ रहा है, थोड़ा बहुत ही आ रहा है। चलो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया क्या, हाँ सबसे हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 बोलो, हाँ ना तो बोलो। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 हुआ है क्या सबसे, हाँ। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया क्या, हो गया है, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया है। डीपीपी कौन सी है, 3rd वाली हो गया आई थिंक। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 बता दें, ये बोलो, एंड पार्टिकल एक्स मूविंग विथ ए सर्टेन वेलोसिटी हैज ए डी ब्रॉगली वेवलेंथ कितना, 1 एंगस्ट्रॉम। ये पार्टिकल क्वेश्चन, ये डीपीपी 3rd हो गया आई थिंक। अच्छा ये डीपीपी 4 है, डीपीपी 3rd दो पहले, डीपीपी 3rd में बोलो बेटा। अच्छा पहले डीपीपी 4 ही कर लेते हैं, ठीक है, डीपीपी 4 ही कर लेते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 5 नहीं हुआ है ना, जिनसे नहीं हुआ उनसे देख लो, मान लो आप, हाँ ये 4 है। क्वेश्चन नंबर 5 बताओ आप लोग, क्वेश्चन नंबर 5 नहीं हुआ है ना, किससे नहीं हुआ क्वेश्चन नंबर 5, करके आए हो यार आप लोग। पहले 4 तो डिस्कस कर लेने दो, 3rd भी डिस्कस कर देंगे अपन। क्वेश्चन नंबर 1 सबसे हो गया क्या, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 बता दें आपको, ठीक। ये बोला है पार्टिकल एक्स मूविंग विथ सर्टेन वेलोसिटी हैज ए डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ 1 एंगस्ट्रॉम। एक पार्टिकल एक्स है, उसकी वेवलेंथ कितना है, 1 एंगस्ट्रॉम, क्लियर है। अब उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी है। ये पार्टिकल वाई हैज मास ऑफ, ये पार्टिकल जो है वो मास कितना रखता है बेटा, 25% ऑफ द मास ऑफ एक्स। यानी कि जो अगर एक्स का मास mx मान लें तो वाई का मास कितना होगा, mx का 25%। बोलो वाई का, ये क्वेश्चन में बोल रहा है जो वाई का मास है वो एक्स के मास का कितना परसेंट है, 25%। अगर एक्स का मास mx है तो वाई का मास कितना होगा, mx इंटू 25/100। तो एक्स का मास कितना हो गया बेटा, mx इंटू 25/, यही हो गया, वाई का मास आ गया ये। अच्छा अब ये बोल रहा है क्या, एंड वेलोसिटी ऑफ 75% ऑफ द एक्स, ठीक है।
यानी कि जो वेलोसिटी है वी वाई जो है वो कितना है, जो है अगर x की वेलोसिटी वी एक्स मान लें तो y की वेलोसिटी कितनी है, वी एक्स की वेलोसिटी की कितनी 75%, 75% का मतलब 70/100, यही तो हुआ। अच्छा एक चीज़ बताओ, अगर अपन बात करें, अच्छा इसको क्या कर सकते हैं 1/4 कर सकते हैं और इसको कितना कर सकते हैं 3/4। अच्छा अगर लैम्डा डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होती है h/mv, तो अगर x की बात करें तो h/x का मास अपॉन x की वेलोसिटी। अगर अपन बात करें डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ y तो क्या होगा my/vy। हमें क्या चाहिए, लैम्डा x गिवन है, लैम्डा y चाहिए, तो दोनों को डिवाइड कर दो। लैम्डा y को अगर अपन डिवाइड करोगे लैम्डा x से तो क्या होगा, एच तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ये बताओ mx का vx ऊपर जाएगा कल्टी मार के, तो क्या हो जाएगा mx vx अपॉन my/vy। यहाँ तक कोई दिक्कत? अभी बताओ my कितना है बेटा, mx का 1/4 है, तो ये कितना रख सकते हैं mx इंटू वी एक्स अपॉन my को क्या रख सकते हैं mx/4 रख सकते हैं कि नहीं, vx को कितना रख सकते हैं 3vx, vy को कितना रख सकते हैं 3vx/4, vx से vx कैंसिल, mx कैंसिल, 4 ऊपर जाएगा, तो लैम्डा y कितना हो जाएगा 16/3, तो ये कितना और इंटू लैम्डा x कितना है 1 एंगस्ट्रॉम, तो ये अगर डिवाइड करोगे कितना हो जाएगा 5.33 इंटू लैम्डा x की वैल्यू 1 है। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 6 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11, आना तो बोलो। क्वेश्चन नंबर 11 बताना है और बाकी सब हो गए क्या? क्वेश्चन नंबर 10 तक किसी को कोई और प्रॉब्लम? हाँ, क्वेश्चन नंबर 11 देखो, द मेजरमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन पोजिशन एसोसिएटेड विथ एन अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम विच इज इक्वल टू। ये बताओ अनसर्टेनिटी, इस टाइप का क्वेश्चन तो कराया था यार, क्लास में ही कराया था। कैसे बात कर रहे हो, नहीं कराया था? नोट्स दिखाओ। ऐसे कहते थे अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम का क्वेश्चन नहीं कराया क्लास में, कराया था कि नहीं कराया था? तो फिर कैसे बोल सकते हो नहीं कराया था? डेल्टा पी की वैल्यू कितना है 1 × 10⁻⁸ ग्राम सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स। क्लियर है? अब ये बोला द अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी डेल्टा वी में हमें बताना है, यही तो बताना है हमें, बोलो डेल्टा वी तो बताना है, बोलो हाँ कि ना भाई। अनसर्टेनिटी इन पोजीशन कितना दिया है 1 × 10⁻⁸ और डेल्टा बी में ही तो बताना है। तो यार डेल्टा बी के प्लेस पे आप क्या कर सकते हो, m इंटू डेल्टा बी नहीं कर सकते हो क्या? डेल्टा बी दिया है, m की वैल्यू इलेक्ट्रॉन का मास रख दो, डेल्टा बी नहीं आ जाएगा क्या? यही तो बताना है हमें। क्वेश्चन नंबर 12 हुआ क्या? 12 तो बोलो हाँ ना तो बोलो, कोई तुमसे पूछने आएगा क्या? हाँ नहीं बोल। क्वेश्चन नंबर 12 हुआ किससे किससे हुआ है? एक से हुआ है, दो से हुआ है, बाकी किसी से नहीं हुआ है? आप किए हो तो बोल क्यों नहीं रहे हो हाँ कि ना? कैसे पता चलेगा आपने किया कि नहीं किया है? ए पार्टिकल इज मूविंग 3 टाइम फास्टर देन स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की कोई पार्टिकल है उसको मान लो, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी आप कितना मान लो v। कोई पार्टिकल हो जो कितने टाइम इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी से कितने गुना तेज भाग रहा है 3 टाइम्स, तो किसी पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 3v। अब ये बोल रहा है रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल एंड इलेक्ट्रॉन इज 1.8 × 10⁻⁴। किसका रेशियो है? किसका रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल की जो वेवलेंथ है, पार्टिकल कोई मान लो, कोई भी पार्टिकल, हमने पार्टिकल को x मान लिया, हमें पार्टिकल पता नहीं तो हमने पार्टिकल को क्या मान लिया x मान लिया, और इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ का रेशियो कितना है 1.8 × 10⁻⁴, यही दिया ना। तो पार्टिकल बताना हमें, पार्टिकल क्या है, न्यूट्रॉन है कि अल्फा पार्टिकल है कि ड्यूट्रॉन है कि ट्राइटियम है, ठीक है, ये बताना हमें। अभी बता लो, अगर लैम्डा की बात करें तो लैम्डा क्या होता है h/mv, तो लैम्डा ई की बात करें तो लैम्डा ई कितना होगा h/ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर लैम्डा एक्स की बात करें तो कितना होगा h/ मास ऑफ किसका इंटू एक्स इंटू वी एक्स।
क्लियर है ये बात? यहाँ तक कोई दिक्कत? बोलो हाँ ना तो बोलो। हमें किसका रेशियो देना? लैम्डा एक्स वाई लैम्डा ई के दिया, दोनों को डिवाइड कर दो। तो अगर डिवाइड किया लैम्डा एक्स अपॉन लैम्डा ई, तो इसको डिवाइड करके तो एच एच कैंसिल हो जाएगा। एम एक्स और वी एक्स कहाँ जाएगा? नीचे नीचे रहेगा, एम ई बी ऊपर रहेगा, ठीक है। एम ई इंटू वी, भाई लैम्डा ई से डिवाइड कर रहे हैं ना, ये नीचे आएगा तो ये ऊपर जाएगा। एम ई अपॉन वी इंटू एम एक्स इंटू वी एक्स, यही तो निकालना है हमें। अगर हमें एम का मास आ जाएगा तो उससे कंपैरिजन करके हम बता सकते हैं कि कौन पार्टिकल हो सकता है। समझ पा रहे हो क्या? तो लैम्डा एक्स अपॉन लैम्डा की वैल्यू कितनी दी है? 1.8 इंटू 10 की पावर -4। एम एक्स एम ई अभी रहने दो। वी कितना दिया है? 3vx, नहीं वी तो वी है, और वी एक्स कितना है? 3v है। v से v कैंसिल हुआ, यहाँ तक कोई दिक्कत? तो एम एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एम ई अपॉन 1.8 इंटू 3 10 की पावर -4। क्लियर है? अच्छा एक चीज़ बताओ, एम ई अपॉन ये कितना हो जाएगा? 5.4 हो जाएगा, और यहाँ पे 10 मान लो इंटू 10,000, ये 1000 मान लो, 10 की पावर 4 ऊपर जाएगा ना। समझ पाए? इसको 10 को बस डिवाइड करने के लिए मैंने क्या कर दिया, इसको ऐसे कर दिया। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा एक चीज़ बताओ, 5.4 से डिवाइड टेबल पढ़ोगे कितना आएगा? 1 टाइम जाएगा। कितना हुआ? 1 टाइम से 5.4, कितना बचा यहाँ पे? 4.6 बचा। 4.6 का मतलब 460 हुआ। 460 में कितने टाइम जाएगा? 8 टाइम जाएगा। 8 टाइम ही जाएगा ना। 8 4 जा 32 एंड 8 5 जा 45, तो कितना हो जाएगा? 1.8 समथिंग जाएगा, ठीक है। तो एक चीज़ देखो, यहाँ पे 1000 है, 1000 ये लगभग 1800 कुछ गुना आएगा, 1800 अप्रॉक्सीमेट आएगा ना। और मैंने एक चीज़ पहले ही बताया था, जो प्रोटॉन का मास होता है इलेक्ट्रॉन से कितना टाइम्स वहाँ हैवियर होता है? 1835 टाइम गुना भारी होता है। तो ये कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? प्रोटॉन। प्रोटॉन या नहीं है तो प्रोटॉन और या न्यूट्रॉन, क्योंकि भाई प्रोटॉन का मास न्यूट्रॉन के मास के अप्रॉक्सीमेट इक्वल होता है। तो ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। लो क्वेश्चन नंबर 4 बताओ, डीपीपी जो नेक्स्ट डीपीपी दो। यार डीपीपी तो दो कोई एक। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया है? आराम से रुक जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया है? क्वेश्चन नंबर 3 आपकी हो। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 द रेशियो ऑफ मिनिमम। अच्छा क्वेश्चन नंबर 5, अच्छा ये वी मैक्स, ये वी मैक्स नहीं, ये न्यू मैक्स है, फ्रीक्वेंसी है ये। वी मैक्स नहीं है, न्यू मैक्स है, ठीक है। उन्होंने उल्टा कर दिया होगा, इन्होंने न्यू मैक्स। न्यू मैक्स का मतलब यहाँ पे क्या है? फ्रीक्वेंसी। अब हो जाएगा, क्योंकि न्यू, अगर आपको भाई ये बताओ न्यू मैक्स चाहिए, न्यू मैक्स कब मिलेगी? जब वेवलेंथ। अच्छा एक चीज़ बताओ, न्यू मैक्स कब मिले? फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम कब होगी? जब वेवलेंथ क्या होगी? मिनिमम होगी। वेवलेंथ क्या होगी? मिनिमम होगी। तो भाई इसका लाइमन की लैम्डा मिनिमम और किसका ब्रैकेट के लैम्डा मिनिमम का जो रेशियो होगा वही क्या होगा? न्यू मैक्सिमम का रेशियो होगा। समझ पा रहे हो आप? क्योंकि जो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में रिलेशन कैसा होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का होता है। अगर लैम्डा मैक्सिमम होता है तो फ्रीक्वेंसी मिनिमम होगी, फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है तो लैम्डा, फ्रीक्वेंसी मिनिमम है तो लैम्डा। हमें किसकी बात करनी है? न्यू मैक्सिमम, फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम की बात करनी है ना। तो लैम्डा मिनिमम का जो रेशियो होगा वही तो फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम का रेशियो होगा। समझ में आया क्या आपको इस बात को? बोलो भाई। ये बताओ फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में कैसा रिलेशन होता है? घटेगा। हमें किसका? लैम्डा मैक्स चाहिए ना, नहीं न्यू मैक्स चाहिए। न्यू मैक्स का रिलेशन चाहिए। न्यू मैक्स किसका चाहिए? इधर देखो, हमें अपने को चाहिए क्या? न्यू मैक्स किसका? लाइमन का।
इंटू किसका चाहिए न्यू मैक्स, किसका बेटा, ब्रैकेट का। यही तो करना है ना, यही तो निकालना। अभी मैंने बताया अगर फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी तो वेवलेंथ क्या होगा, मिनिमम होगा। यानी कि अगर ये इसका रेशियो वही होगा, अगर आप इसका रेशियो निकाल लो, लैम्डा मिनिमम किसका, लाइमन का रेशियो, लैम्डा मिनिमम किसका, ब्रैकेट का, जो इसका रेशियो होगा वही तो इसका रेशियो होगा। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम और अगर इसका जो मिनिमम का रेशियो वही तो इसका मैक्सिमम का रेशियो होगा। समझ पा रहे हो आप? तो इसका निकाल लो लैम्डा मिनिमम मैक्सिमम। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, हाँ हो गया है। क्वेश्चन नंबर 8, आना तो बोलो, हुआ कि नहीं वो। द लिमिटिंग लाइन, लिमिटिंग लाइन आपका मतलब शॉर्टेस्ट लाइन, ठीक है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ वाली लाइन, ठीक है। लिमिटिंग लाइन का मतलब क्या हुआ बेटा, लिमिटिंग वैल्यू। लिमिटिंग वैल्यू कौन सी होती है, शॉर्टेस्ट हम मान के चलते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं बात कर रहा हूँ, इधर देखो, ये क्या पूछ रहा है हमसे, हमसे ये पूछ रहा है कि लिमिटिंग लाइन ऑफ बामर सीरीज। लिमिटिंग लाइन का मतलब क्या हुआ भाई, लिमिटिंग लाइन, लिमिटिंग लाइन का मतलब हुआ लाइन विच हैव मिनिमम वेवलेंथ। अब समझ में आ गया, अब वो अब कर ले जाओगे। लिमिटिंग लाइन का मतलब क्या हुआ, लाइन विच हैज, अभी हमें क्या है उसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी है। फ्रीक्वेंसी तो आप डायरेक्ट कोई फार्मूला पढ़ा नहीं आपने, आप क्या निकालोगे, पहले लैम्डा निकालोगे। लैम्डा निकालोगे तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, क्यों, क्योंकि सी इक्वल टू क्या होता है, न्यू लैम्डा होता है। तो अगर मैं बात करूँ किसके लिए, लाइमन के लिए, कौन सी लाइन बोला है, बामर के लिए ना, तो 1 अपॉन लैम्डा मिनिमम। बामर में कहाँ पे आता है भाई, 2 में आता है, कहीं से भी आता है। अगर हमें लैम्डा क्या चाहिए, मिनिमम चाहिए, तो लैम्डा मिनिमम कहाँ से आना चाहिए, उसके जस्ट उसके इनफाइनाइट से। कहाँ से आना चाहिए, इनफाइनाइट से, ठीक है। तो बस वैल्यू पुट करो, लैम्डा आ जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, सी की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 10, इन हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट फ्रॉम 66th ऑर्बिट टू 2nd ऑर्बिट, द टोटल स्पेक्ट्रल लाइन विदाउट बामर सीरीज विल बी। क्लियर है? ये हो रहा है ना, आप देखो इसको यार, ये 66 नहीं है, 6 है, पता नहीं क्या टाइप करते हैं, ठीक है। 6 उड़ाओ उस वहाँ से पहले, ठीक है। अब मैं बताता हूँ, अच्छा अगर मान लो अगर हमें बामर सीरीज को इंक्लूड करना होता, 6 से कहाँ पे ट्रांजिशन हो रहा है, 2 में हो रहा है, तो कितनी लाइनें मिलेंगी ये बताओ भाई। फार्मूला बताया, फार्मूले में डायरेक्ट रखो। फार्मूला नहीं पता है क्या, n2 माइनस n1 इंटू n2 माइनस n1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई। ये हालात हैं आपके, बहुत बुरी हालात हैं आपके, मैं सही बता रहा हूँ। 2 दिन का पढ़ाया हुआ आप भूल जा रहे हो, तो 1 साल का पढ़ाया हुआ कैसे याद रखोगे पेपर में। रुक जाओ, पहले फार्मूला बताओ। n2 माइनस n1 और अपॉन, ये कब लागू करते हो आप, ये कब अप्लाई करते हो आप, कब अप्लाई करते हो आप, कहीं से भी, कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो, बस अगर, ठीक है। ये बताओ बेटा, अगर हमें बामर सीरीज को इंक्लूड करना होता तो हमें टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन का फॉर्मूला क्या होता है, n2 माइनस n1 इंटू n2 माइनस n1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई, यही तो होना है। कहाँ से आ रहा है भाई, 6 से आ रहा है, और कहाँ पे आ रहा है, 2 में आ रहा है ना, तो 6 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 4, और कहाँ पे आ रहा है, 5 में, तो कितना हो जाएगा, 2, तो कितना आ गया, 10। अगर हमें बामर सीरीज को भी इंक्लूड करना होता तो कितनी लाइनें बनती हमारे पास, 10। लेकिन ये क्या बोल रहा है, एक्सक्लूडिंग द बामर सीरीज। बामर लाइन को हमें क्या करना है, एक्सक्लूड करना है। तो बामर लाइन कब मिलती है भाई,
बामर लाइन कब मिलती है? जब कहीं से भी आए और सेकंड में है, तो जो टू बामर लाइन इनको हटा दो, तो ये 6 5 4 3 2 1, तो पहले तो एक 6 से 2 में आएगा, एक ये वाली बामर लाइन होगी, एक कहाँ से होगी 5 से आएगी, 2 में ये वाली बामर लाइन होगी, एक ये बामर लाइन होगी, और एक और कोई बामर लाइन होगी क्या? तो 4 ही तो बामर लाइन मिलेंगी 6 से 2 में, तो 10 में से 4 हटा दो, कितनी बचेंगी? तो 6 लाइन, 6 आपका करेक्ट आंसर है। समझ में आया कैसे करना है? टोटल लाइन अगर बामर सीरीज को एक्सक्लूड करके करना होता तो कितना बनता? 10 मिलता, लेकिन हमें बामर को क्या करना है? बामर कब मिलती है भाई? जब कहाँ पे ट्रांजिशन कहीं से भी हो, कहाँ पे आए? सेकंड में आए, ठीक है। खत्म हो गया चैप्टर आपका, क्वेश्चन कर लेना आपका। थैंक यू। किसी को कोई प्रॉब्लम है पूछ सकता है अभी भी, किसी को कोई कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत? आपको प्रॉब्लम कुछ नहीं रहती, आपको आता भी कुछ नहीं, दोनों बात है। ऐसा कैसे हो सकता है? फॉर्मूला वगैरह याद नहीं रहते आप लोगों के? आंसर दिया है? तो आंसर दिया